हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारा चैनल आपको फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तो इसी में हम आपके लिए CUT भी लेकर आए। ये भी आपके लिए 100% फ्री है। साथ ही अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही अच्छे से हो सके, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो इसमें जो हम टॉपिक अभी क्लियर कर रहे थे वो था सही शब्दों का चयन। ये तो हमने बता दिया कि जब आपके सामने वाक्य आएगा किस तरीके से चयन किया जाएगा। अब इसको हम समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है कि ये तो हमारे सामने हमने समझ लिया कि ये क्या है। अब ये हमारे पास टोटल MCQs बेस्ड आने वाला है। अब जब ये MCQs बेस्ड आएगा तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो तरीके से आएगा, तो हम दोनों ही तरीके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हमारे साथ आ रहा है वो है इस तरीके से आएगा। मतलब आपके सामने सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में से एक वर्ड गायब रहेगा, तो आपको सूटेबल शब्द को ढूंढना है और वहां पर लगाना है। तो इसको तरीका हमने आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले आपको वाक्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखना है, फिर कौन सा ऑप्शन उसमें ठीक बैठ रहा है ये आपको देखना है। देखिए, इसमें कहाँ से क्या आएगा नहीं पता, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी डैश एक होती है। तो क्या होती है? वेशभूषा, कल्पना, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो क्या होती है? आप सभी को ये जो सबकी अपनी कोई एक वेशभूषा तो नहीं हो सकती, एक कल्पना भी नहीं हो सकती, एक राज्य भाषा नहीं, राज्य मतलब स्टेट तो नहीं। तो यहाँ पर क्या होगी? राष्ट्रभाषा होगी। पूरे देश की एक ही भाषा होगी। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो क्या है? प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। देश के डैश राज्यों में वेशभूषा, भाषा, खान पान आदि में भिन्नता पाई जाती है। अब देश के क्या आएगा वहां पे? देश के सुंदर राज्यों में, देश के गंदे राज्यों में, देश के मेरे राज्यों में या देश के विभिन्न राज्यों में। तो आप इस तरीके से करो। तो यहां पर क्या आया? तो क्या होगा? देश के विभिन्न यानी कि अलग अलग राज्यों में। तो क्या होगा? देश के विभिन्न राज्यों में वेशभूषा, भाषा, खान पान में भिन्नता पाई जाती। अलग अलग होती ना, खान पान होता है भाई, कहीं के रसगुल्ला बड़े प्रसिद्ध हैं तो कहीं का दाल बाटी बहुत प्रसिद्ध है, तो कहीं का बाटी चोखा बड़ा प्रसिद्ध है, तो कहीं के छोले भटूरे, मक्के का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो हर स्टेट का अपना अपना एक खान पान होता है, पहनावा होता है, तो भिन्नता उसमें हमको मिलती है। तो यहां पर क्या होगा? विभिन्न, देश के विभिन्न राज्यों में। प्रश्न संख्या 3 है, बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की डैश पूजा करते हैं। डैश क्या? डैश की क्या होगा वहां पर? पेड़ की कुंवारी पूजा करती हैं, सुहागिन पूजा करती हैं, विधवा पूजा करती हैं, प्रौढ़ा पूजा करती हैं। तो बैसाख की अमावस्या में बरगद की पेड़ की सुहागिन पूजा करती हैं। बरगदाई होती है ना, जो आपने वो बहुत ही फेमस जो कहानी सुनी होगी, जो है सावित्री की, जो बरगद की पूजा करके अपने पति के प्राण जो है वो यमराज से वापस मांग के लेकर आ गई थी ना। तो उसी की पूजा यहाँ पर करी जाती है बैसाख की अमावस्या में। तो कौन करती हैं? सुहागिनें करती हैं, ताकि उनके पति का सुहाग अच्छे से बना रहे। प्रश्न संख्या 4 है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। अब ये देखिए यहीं पे दिया है, राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। तो राष्ट्र कवि का दर्जा किस कारण मिलेगा? मातृ प्रेम के कारण, भक्ति प्रेम के कारण, नारी प्रेम के कारण या राष्ट्र प्रेम के कारण। तो अगर राष्ट्र कवि का दर्जा है तो जाहिर सी बात है राष्ट्र प्रेम के कारण ही मिलेगा। तो क्या होगा? गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप ही उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। हमारे समाज में मृतक होने का कारण क्या है? हमारे समाज के मृतक होने का कारण डैश है। क्या है? कुपोषण, रोषण, दूषण या शोषण। तो यहां पर क्या होगा? कुपोषण तो एक बच्चे में होता है, ठीक से पोषण मिलने, रोषण भी नहीं होगा यहाँ पर, दूषण भी नहीं होगा। तो क्या होगा? शोषण। शोषण होने के कारण ही समाज जो है वो मृतक बनता है। यहाँ पे हम दूसरे वर्ग को शोषित करते जा रहे हैं, अंदर की भावनाएं, संवेदनाएं मरती जा रही है, इसलिए समाज मृतक के रूप में होता चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य अपने डैश का निर्माता स्वयं है। किस चीज का निर्माता? मनुष्य अपने डैश किस चीज का निर्माता है? भाग, ग्रह, काम या वस्तु।
तो मनुष्य जो है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। प्रश्न संख्या 7, गोपाल दास नीरज श्रेष्ठ डैश हैं। अब गोपाल दास नीरज के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा नहीं पता, कथाकार, गद्यकार, गीतकार या समीक्षाकार। तो गोपाल दास नीरज एक श्रेष्ठ गीतकार हैं। ये आपको जब तक उनके बारे में पता नहीं होगा तो इसका आंसर देना कि पता नहीं वो कहानी लिखते हैं कि गद्य से रिलेटेड हैं, क्या है, तो मगर वो एक गीतकार है। प्रश्न संख्या 8 है, श्री राम ने वन गमन का डैश उद्देश्य राक्षसों का विनाश करना था। अब कौन सा उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था या प्रमुख उद्देश्य था? तो अब उनका वन गमन का सिर्फ एकमात्र जो है उद्देश्य था राक्षसों का विनाश करना, इसीलिए वो वन को प्रस्थान किए थे। ठीक है, विश्वामित्र के साथ वन को गए थे ना जब वो दोनों छोटे थे, तो किस लिए गए थे? सिर्फ राक्षसों का नाश करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 है, हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का, हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश किए बिना नहीं हो सकता। अब दहेज प्रथा का हम क्या करेंगे? विनाश करेंगे, बहिष्कार करेंगे, त्याग करेंगे या उन्मूलन करेंगे? तो दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो समाज को, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमें उसका उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से निकाल देना, मतलब उसे अगर हम विनाश करेंगे तो कहीं ना कहीं रह जाएगा, बहिष्कार भी हम नहीं करेंगे तो भी समाज में वो कहीं ना कहीं व्याप्त रहेगा। नाश, उसका त्याग हम करेंगे, कर सकते हैं और करें ना करें, लेकिन उन्मूलन यहाँ पर एकदम सही शब्द होगा, अर्थात उसे जड़ से निकाल देना। विश्व में डैश की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? वाणी, कर्म, धर्म या ज्ञान? विश्व किस चीज पर टिका है? तो जाहिर सी बात है विश्व में कर्म की प्रधानता है। हम जो कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसी से पूरा विश्व टिका हुआ है, उसी से तो गतिशील है भाई विश्व। प्रश्न संख्या 11 है, खेती की गणना अब लाभकारी डैश में होने लगी है। तो लाभकारी क्या है? कार्यों, उद्योगों, व्यवसायों या व्यापारों। तो यहां पर क्या होगा? लाभकारी क्या होगा? वो उद्योग होगा, व्यवसाय होगा या व्यापार होगा। तो सही ऑप्शन है व्यवसाय, कि मतलब अब लोग उसको एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे। पहले तो जरूरत था, लेकिन अब वो बहुत लाभ दे रहा है, इसलिए उसको एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जाने लगा है। 11 है, प्रत्येक भाषा की अपनी डैश होती है। क्या होती है? गति, दिशा, प्रकृति या प्रवृत्ति। तो यहां पर जो सही है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपना एक नेचर होता है। प्रश्न संख्या 13 है, वह हृदय नहीं वह डैश है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं होगा वैसा हृदय क्या होगा? पत्थर, कंटक, दर्पण या आलय? तो सही क्या होगा? वैसा हृदय पत्थर होगा जिसमें देश का प्रेम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 14 है, भगवान डैश सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से भगवान? आशुतोष, महावीर, राम या कृष्ण? तो अब इसमें अब यहां पर आशुतोष मतलब आपको आशीष देने वाले, सहज प्रेम से। महावीर, राम की कृष्ण? तो यहां पर जो है हम दे सकते हैं भगवान राम। भगवान राम सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, गुरुजनों के आदेश की डैश सर्वथा अनुचित है। यानी आदेश की उन्हें क्या करना गलत है? अनुचित मतलब गलत है। अपेक्षा, उपेक्षा, आलोचना या अभिलाषा? तो गुरुजनों की जो अगर वो कोई आदेश हमें देते हैं तो हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर्वथा अनुचित होता है, वो गलत होता है। जो गुरुजनों ने कहा है उन्हें हमें हमेशा मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, जो जन साधारण का हित ना कर सके वह साहित्य डैश है। जो मतलब जो नॉर्मल लोगों का भला ना कर सके ऐसा साहित्य क्या है? उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, प्रकृष्ट है या आकृष्ट है? तो यहाँ पर जो है वैसा साहित्य बेकार है हम बोलेंगे। तो बेकार के लिए यहाँ पर सही क्या होगा? वो शब्द होगा हमारा निकृष्ट है, यानी कि एकदम बेकार है। प्रश्न संख्या 17 है, साहित्य वस्तुतः जीवन की डैश है। क्या होता है जीवन की? अनुमोदन, नीराजना, आलोचना, अभ्यर्जना? तो यहां पर क्या होता है? साहित्य वस्तुतः जीवन की
ये अभ्यार्जना होती है, यानी कि हम अभ्यास जो करते हैं ना, बार बार उसको पढ़ के हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वही जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें करके ही सीखते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि साहित्य के जरिए भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सोवियत संघ का डैश एक उल्लेखनीय घटना है। क्या सोवियत संघ का? बिखराव, विखंडन, विघटन या विनाश। सबका मतलब अलग है, लेकिन इसके लिए एक सूटेबल शब्द यहाँ पर। तो सोवियत संघ का क्या हुआ था जिसके कारण सब कुछ जो है काफी हद तक चीजें हमारे मैप में बदल गई थी, तो वो था, उसको हम बोलते हैं विघटन, यानी कि उसका बंटवारा हुआ था, मतलब वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। प्रश्न संख्या 19, रेल दुर्घटना में कई 100 यात्रियों की डैश हुई। क्या हुई? हत्या, हानि, क्षति या मृत्यु। हत्या तो कोई दूसरा करता है तो होता है, हानि नुकसान होना, क्षति भी हमारा तकलीफ में होना, मृत्यु। तो यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा वो है रेल दुर्घटना में कई 100 यात्रियों की मृत्यु हो गई। यहाँ मृत्यु मतलब अपने आप जो जिसकी देहावसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, सादा जीवन उच्च विचार सफलता की डैश है। क्या है? बहुत आसान है, शर्त, कुंजी, सीढ़ी या दात्री। सही है, क्या होगा हमारा? कुंजी। सादा जीवन उच्च विचार सफलता की कुंजी, कुंजी अर्थात चाबी है। प्रश्न संख्या 21, पौराणिक महापुरुषों में कर्ण अपनी डैश के लिए सुविख्यात हैं। कर्ण किस चीज के लिए विख्यात थे? दात्रा, दानशीलता, उदारता या विशाल हृदयता। तो अगर हम देखें तो कर्ण जो है वो अपनी दानशीलता के कारण जो है सुविख्यात है। वो दान करने में अंत समय में भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल जो है वो दान कर दिया था। प्रश्न संख्या 22, रामायण की घटना महाभारत की घटना की डैश है। मतलब रामायण की जो घटना घटी और महाभारत की जो घटना घटी वो क्या है? मतलब महाभारत काल से पहले हुई थी रामायण, तो जाहिर सी बात है, तो वो क्या, उसके लिए हम सही शब्द क्या करेंगे? उत्तरवर्ती, समसामयिक, पूर्ववर्ती या समवर्ती। अर्थात उत्तरवर्ती यानी कि बाद में, समसामयिक मतलब उसी समय में, पूर्ववर्ती मतलब पहले, समवर्ती मतलब साथ ही साथ। मतलब रामायण भी घट रही थी, महाभारत भी घट रही थी सेम समय में। तो अब चूंकि रामायण तो पहले हुई थी और महाभारत बाद में हुई थी, तो उसके लिए सही शब्द हमारा क्या रहेगा? पूर्ववर्ती, यानी कि पहले घटी। रामायण की घटना महाभारत की घटना की पूर्ववर्ती है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की डैश जनता गांवों में निवास करती है। कैसी जनता जो है वो गांवों में निवास करेगी? अधिकतर, अधिकतम, अधिकांश या अधिकांशता। तो क्या होगा? भारत की ये जो है वो अधिकांश, ज्यादातर, अधिकतम नहीं लेकिन ज्यादा, मतलब अधिकतम का मतलब श्योर है कि ज्यादा, मतलब अधिकांश, ज्यादातर अगर हम बोलेंगे तो वो गांवों में निवास करती है। प्रश्न संख्या 24, सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी डैश में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। किसमें उन्होंने ग्रामवासिनी कहा है? कहानी, कविता, लघु कथा या लोक कथा। तो उनकी जो है वो है कविता। ग्राम श्री एक कविता है जिसे हमें याद है क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें उन्होंने उन्हें ग्रामवासिनी कहा था। ठीक है, तो क्या बोला था? सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। प्रश्न संख्या 25 है, कोरोना डैश एक रोग है। किस तरह का रोग है वो? अभिक्रामक, आक्रामक, संक्रामक या अतिक्रामक। ये तो बहुत ही इजी है, हम लोगों ने रिसेंटली चीज देखी है। तो क्या है? ये एक संक्रामक रोग है। प्रश्न संख्या 26 है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। अब प्रेम और किस चीज का बताया? दया, सहयोग, अहिंसा या त्याग। तो हम सभी को पता है कि गांधी जी अहिंसा के पूछ सकते, तो सही क्या होगा? प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। प्रश्न संख्या 27, आशा का डैश जीवन में अंधकार को दूर करता है। आशा का क्या? तो क्या होगा? दीपक, प्रयास, विस्तार या सहयोग। अब ये देखिए यहाँ पर अंधकार है, अंधकार किस चीज से दूर होता है? दीपक से दूर होता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर। याद रखिएगा, बहुत सारे शब्द आपको इसी में मिल जाएंगे। तो अब दीप, अंधकार यानी अंधेरा किससे? उजाले से दूर होगा। प्रयास, विस्तार या सहयोग से तो नहीं दूर होगा। तो वहां पे उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दीपक इस्तेमाल करेंगे।
प्रश्न संख्या 28 है, मेरी डैश बीमार है। कौन बीमार है? स्त्री, पत्नी, महिला या सौभाग्यशाली। अभी देखिए ये एक ही के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? मेरी स्त्री बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी महिला बीमार है या मेरी सौभाग्यशाली बीमार है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है। प्रश्न संख्या 29 है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता, डैश कहलाता है। यानी कि हमें नहीं पता कि वो कब आने वाला है, ना डेट ना समय, कुछ नहीं पता होता। तो क्या होगा? असामयिक, अभ्यागत, गणमान्य या अतिथि। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है अतिथि ही कहलाएगा, हमें नहीं पता कि वो किस दिन आ रहा है। प्रश्न संख्या 30 है, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश जाने में ही बुद्धिमानी है। यानी कि बहुत ही जो भयंकर परिस्थितियां हों उसमें जो परिस्थितियां अगर हमारे सामने आती है तो हम क्या करेंगे? सट के, डट के, हट के या कट के। तो जाहिर सी बात है अगर हम उनके सामने डटकर खड़े हो जाएंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें उन भयावह स्थितियों के सामने उनका डटकर सामना करना चाहिए। यानी कि डट जाने में ही बुद्धिमानी है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत की दृष्टि से अनुकूल डैश कहलाता है। अनुकूल क्या कहलाता है? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो सही क्या है? भारत की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल कहलाता है। यानी कि जो चीज समय के हिसाब से चल रही है वही अनुकूल है, अर्थात जो इस समय की मांग है वही किया जा रहा है। तो वो एकदम, हम पारंपरिक तौर से चीजें काम नहीं कर रहे हैं, जो समय की मांग है वो चीज कर रहे हैं, इसलिए वो अनुकूल है। इसलिए दृष्टि से अनुकूल वही चीजें होती हैं जो समयानुकूल, यानी कि जो इस समय चल रहा है उसके हिसाब से चलती हैं। प्रश्न संख्या 32 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। तो वो कहलाता है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम बोलते हैं अधिनियम। प्रश्न संख्या 33, मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर्म। तो पहुंचना मुश्किल है, तो मुश्किल के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? दुर्गम है। जहां जाना मुश्किल हो वो क्या होता है? दुर्गम। तो मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अब भारत की किस चीज का जो है रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है? अन्विता, अस्मिता, सुष्मिता या विस्मिता। तो जाहिर सी बात है भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 35 है, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डैश हैं। अब उदय शंकर भट्ट कौन है ये जानना जरूरी है। तो क्या है? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार। तो उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 36 है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। क्या मानता है? वो असुंदर तो मानता है, ये तो मानते हैं, और उसके अलावा अनिवार्य, सुंदर, ताज्य या अपवित्र। तो जाहिर सी बात है कि वो असुंदर है मगर साथ ही अपवित्र भी उसको मानता है। तभी तो घर में कोई मर जाता है तो तमाम तरीके की शुद्धिकरण ये सब कुछ होता है ना, वही चीज उन्होंने बताई है। प्रश्न संख्या 37 है, अथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। तो अब क्या होगा? सतत के आगे हम क्या लगाएंगे? व्यवसाय, अध्यवसाय, समन्वय या संकाय। तो यहां पर क्या होगा आप बताइए? अथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय, यानी कि हम बार बार अध्ययन करने, लगातार परिश्रम तो हम कर ही रहे हैं मगर सतत अध्यवसाय का मतलब बार बार हम अगर उस चीज का अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान विद्यार्थियों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। मतलब जो पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो विद्यार्थियों के मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ का क्या नहीं कर सकता? अमर्ष, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष। तो सही क्या होगा यहाँ पर? वो नहीं कर सकता है उन्मेष, यानी कि हमारी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकता है।
प्रश्न संख्या 39, मनुष्य की काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, क्या है? दयनीय, अनुकरणीय, शोभनीय या हास्यप्रद? तो सही ऑप्शन है मनुष्य के काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, यानी कि अनुकरण करने योग्य होती है, दूसरा उससे सीख सकता है। प्रश्न संख्या 40, कमल का डैश सौंदर्य भौंवरे को आकर्षित कर सकता है और भैंसे को नहीं। अब कमल का कैसा सौंदर्य? सौम्य, रम्य, सौरभ या सुकुमार? तो जाहिर सी बात है कमल का सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, वो किसको? भौरे को आकर्षित करेगी, भैंसे को आकर्षित नहीं करेगी। प्रश्न संख्या 41, परछिदेनावेश का एक प्रमुख है डैश, क्या है? यहाँ पर जहां हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो क्या होता है? गुण, सगुण, निर्गुण या दुर्गुण, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होने का एक प्रमुख क्या है? वो है दुर्गुण। ये एक हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। परछिदनावेशण यानी कि दूसरे पे डिपेंड होना एक दुर्गुण है। प्रश्न संख्या 42, यह डैश सदियों से चली आ रही है, क्या चली आ रही है? समाटी, परिपाटी, उपाटी, धरपाटी। तो क्या होता है? उसे बोलते हैं परिपाटी, यानी कि कोई एक परंपरा, कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ही लगातार समय से चली आ रही हो। प्रश्न संख्या 43, प्रेमचंद ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, कैसे? पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती या अग्रवर्ती? तो जाहिर सी बात है कैसे? प्रेमचंद ने अपने परवर्ती यानी कि बाद के जितने भी उपन्यासकार हैं उनको बहुत ज्यादा जो है उत्साहित किया, उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेने का काम वो लोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 44, डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई, कैसी? के किसकी तलाश में? सुष्मिता, अस्मिता, विस्मिता, तारसिता या स्मिता? तो सही क्या है? इसमें सही आएगा वो है अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। प्रश्न संख्या 45, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डैश गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो जीवों में कैसे गुणों को? अनुपातिक, अनुश्राविक, अनुशांशिक या अनुवंशिक? तो सही क्या है? अनुवंशिक होगा, यानी कि जो वंश में चले आ रहे लगातार, अब उनके गुणों में समावेश की जो क्षमता होती है उसको प्राप्त कर लिया है। प्रश्न संख्या 46 है, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया परंतु ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अब क्या उनका समय क्या हो गया? अतीत, अभिभूति, अभिविनति या कालातीत? तो यहाँ पर उनको हुए बहुत समय हो गया, यानी कि काफी समय बीत गया, तो उसके लिए सही शब्द है रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया परंतु ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, मतलब हमें हमेशा इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। प्रश्न संख्या 47 है, इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीज निहित हैं। किस उपद्रव के बीज निहित हैं? भावी, वर्तमान, अचानक या विगत? तो इस घटना से क्या होगा? अब जाहिर सी बात है घटना घट गई है तो आगे आने वाली, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? भावी उपद्रव। जो भी घटना है अब घटी है तो उससे आगे उपद्रव अगर होना है तो जाहिर सी बात है होने वाला है, यानी कि भविष्य में होने वाला है, तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। प्रश्न संख्या 48, माता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डैश में दिया। अब माता को अगर कोई पुत्र प्रणाम करेगा तो माता उसका उत्तर कैसे देंगी? अभिवादन, अवनीश, बख्शीश या स्नेह आशीष? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि माँ है तो वो प्यार के साथ ही देगी, तो क्या होगा? स्नेहाशीष के साथ देगी। तो माता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष में दिया। आशीष मतलब आशीर्वाद और स्नेह मतलब प्यार, प्यार से भरे आशीर्वाद के साथ दिया। प्रश्न संख्या 49 है, देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मकता डैश देखकर सभी विमुग्ध हो गए। अब क्या है? कलात्मकता डैश देखकर क्या हुआ? धनश्री, इतिश्री, जयश्री या शुभश्री? तो जाहिर सी बात है कलात्मक जो है वो शुभश्री, यानी कि उसको हमें अच्छी चीजें, तो सही होगा देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक शुभश्री देखकर सभी विमुग्ध हो गए। प्रश्न संख्या 50 है, बंधु बांधवों ने लोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह डैश हो गई।
मतलब जो रिश्तेदार हैं और मित्र हैं, उन्होंने शोक में ग्रस्त नारी को समझाया और थोड़ी देर बाद वो नारी क्या हो गई, विन्यस्त हो गई, व्यस्त हो गई, प्रतिकस्त हो गई या अस्वस्थ हो गई। तो सही इसके लिए जो होगा वो होगा आपका प्रतिकस्त, यानी कि प्रकृति ने उसके साथ जो अन्याय किया है जिससे वो शोकाग्रस्त थी, अब वो उसी के अनुसार ढल गई है। तो ये तो हमारा एक तरीके से हो गया, सेंटेंस थे, सेंटेंस से हमने सही ऑप्शन लिए, उसमें चूज किए। अच्छा, इसमें एक तरीके से और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका सही शब्दों का चयन है वो इस तरीके से आपको एक पैरा दिया जाएगा और उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इस जगह पर कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपके लिए कुछ पैराग्राफ्स लेकर आए जिन्हें आपको बताना होगा। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर अब पहला उदाहरण है, यानी कि पहला पैरा दिया है। अब इसमें आप देख रहे हो कुछ मार्क्स भी दिए गए, ये आपको दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे आएंगे ये बता रही हूँ अब आपको मैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है, पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। डैश एक टीले पर था, वहां बड़ी चहल पहल थी, लेकिन वह डैश कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे, कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह थे। वस्तुतः वह एक डैश थी। उस दिन उन यंत्रों के इर्द गिर्द कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। अब आगे का क्या है, वहां के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा, कहां दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं। इसीलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण के डैश का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य चंद्र को डैश है, हमें धर्म ग्रंथों की बात पर यकीन करना चाहिए। तो यहाँ पर डैश में कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर किस चीज के हैं, ये नंबर है इन क्वेश्चंस के। तो जहां नंबर 1 लिखा था वहां पर हमें 4 शब्द दिए गए। 4 शब्द क्या है, कुटिया, महल, आश्रम और घर। अब इसकी जगह हमें वहां पर सही शब्द चूज करना है। तो सही शब्द हमारा क्या होगा, पाटलिपुत्र नगर में थोड़ी दूर में एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। अब यहाँ क्या है, तो अब माहौल था कहाँ, आश्रम। तो यहाँ पर सही हमारा ऑप्शन क्या आएगा, आश्रम एक टीले पर था। सही ऑप्शन है, आश्रम कहाँ था, एक टीले पे था। अब दूसरे वाले का हम ऑप्शन, दूसरे डैश का ऑप्शन देखते हैं। क्या है, क्या है, घुटन, खुशी, शांति या चहल पहल। तो वहां पर क्या चीज आई है हमारी, ये देखिए। दूसरा क्या है, लेकिन वह डैश कुछ दूसरे ही प्रकार की थी। तो जाहिर से क्या होगा, जो ऑप्शन थे उसमें क्या है, वहां पर चहल पहल कुछ दूसरे ही तरीके की थी। सही ऑप्शन क्या होगा, चहल पहल। अब तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन दिया है क्या है, वेदशाला, प्रयोगशाला, नृत्यशाला या पाठशाला। तो वो एक प्रकार की क्या थी, अब एक प्रकार की वहां पर क्या थी, अब आप यहां पर देखेंगे तीसरे वाले में क्या है, वस्तुतः वह एक डैश थी। तो अब डैश में क्या चीज भरेंगे, तो वहां पर हमारी क्या थी, वेदशाला, आपका ये देखिए वेदशाला, प्रयोगशाला, नृत्यशाला। तो सही है, वहां पर वह एक प्रकार की वेदशाला थी। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्षण, पार होने, रुकने या टलने। तो फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या था, हम सबसे पहले वो देखेंगे। फोर्थ में हमारा कहां पे दिया है, उत्सुकता के ग्रहण के, इसलिए सभी उत्सुकता के से ग्रहण के डैश का इंतजार कर रहे थे। तो ग्रहण किस प्रकार का ग्रहण था वो, ये देखिए, पार होने, रुकने या टलने। तो क्षण, सही ऑप्शन क्या होगा हमारे, ग्रहण के क्षण का इंतजार कर रहे थे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, प्रश्न संख्या 5 है आपका, पकड़ता, निगलता, सटकता या तोड़ता। तो सही ऑप्शन इसमें हमको ढूंढना है। तो नंबर 5 पे हम जाएंगे। तो नंबर 5 पे हमारे पास में क्या आ रहा है, ये देखिए नंबर 5 में है क्या है कि ग्रहण, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस
सूरज चंद्र को क्या कर लेता है, जाहिर सी बात है वहां पर जो सही ऑप्शन हमारा आ रहा है वो है आपका निगलता, कि जो दोनों राक्षस हैं वो क्या करेंगे, सूर्य को निगल लेते हैं। तो एक ये भी तरीका है कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से, इस तरीके से देखिए हमने लाइन वाइज बता दिया और इस तरीके से पैराग्राफ वाइज भी आपसे, कि पैरा दे दिया है आपके सामने, फिर उसके नीचे हर प्रश्न है और प्रश्न का एक एक वर्ड उसमें से आपको क्वेश्चन लिखे हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने आपको दोनों तरीके बताए। अब ये जो CUT के जो आपको हम जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं या और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा, वहाँ पर देखिए यहाँ नीचे दिया रहेगा CUET, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने जो है CUT में जितना भी लेक्चर्स जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी सामने होंगे। तो जो भी आपको पढ़ना है उसे ओपन कीजिए, उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो सभी सामने होंगे। देखिए, अपनी CUT की तैयारी कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।